8th के स्टूडेंट्स को एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और मैंने चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। क्लास 8 सोशल साइंस की जो गुजरात स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसका मैंने सबसे पहला चैप्टर जो है वो अपलोड किया था। और काफ़ी बच्चों का, काफ़ी स्टूडेंट्स का है ना बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मतलब सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। कई लोगों ने इवन इनफैक्ट उस मेरे वीडियो से कई सारे सब्सक्राइबर्स भी मुझे गेन हुए क्योंकि बच्चे ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो उसके लिए तो मैं सभी को सबसे पहले है ना तहे दिल से यार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट टू एवरी स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ क्लास 8th के एसएस की नई टेक्स्ट बुक के 15 चैप्टर्स के साथ, विच इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज इस वाले वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो ये तो बिना टाइम वेस्ट के मैं इस चैप्टर को चालू करता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर में डीप में जाने से पहले ना आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि इस टाइटल का मतलब क्या होता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया मतलब जानते हो सब है ना, इंडिया अपनी क्या है, कंट्री है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है, सवाल ये होता है। तो देखो गाइस, अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, खैर अपने डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, बट अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में बता दो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक किताब होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ भी नहीं होता है, एक किताब होता है। और इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर क्या होता है सर, इस बुक के अंदर क्या होता है, तो इस बुक के अंदर बेसिकली अपने भारत के जितने भी रूल्स हैं, मतलब एक इंसान को कैसे इंडिया कंट्री में रहना है। अगर कोई भी बंदा आता है उसको कंट्री इंडिया के अंदर रहना है तो उसको कैसे रहना है, कौन से रूल्स को फॉलो करने हैं, तो ये सब क्या लिखा होता है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब एक्चुअल में जो पॉइंट्स है, जो रूल्स हैं, तो ये सब किस में लिखा होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा होता है। तो होप करता हूँ आपको पता चल गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक्चुअल मैंने आपको चैप्टर का जो टाइटल है उसका प्रीव्यू दे दिया। और अभी चैप्टर को हम डिटेल में एकदम डीप में एकदम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आइए तो चैप्टर को चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिविक्स का अपना चैप्टर नंबर 15 है, यानी आई मीन की पॉलिटी का ये अपना है ना पहला चैप्टर है, विच इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अपने इंट्रो के बारे में देख लेते हैं। देखो बहुत ही आसान है, आई मीन कई सारे बच्चे हैं ना जो रट मारते हैं। देखो मेरे को है ना इस चीज से बहुत ही ज्यादा एक्चुअल में है ना हेट्रेड है, नफरत है। मतलब बच्चे जो रट मारते हैं ना, देखो रट नहीं मारना है, क्योंकि मेरे भाई एसएस में आपको कई सारे चैप्टर्स हैं। तो आप ही मेरे को बताओ कि आप अगर रट मार के चलोगे तो आप सारे चैप्टर्स को रट मार लोगे। इवन आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, दुनिया भर के सब्जेक्ट है भाई आपके ऊपर एक्चुअल में ना बर्डन डाल दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो इतने सारे सब्जेक्ट है। देखो गवर्नमेंट का ये पर्पस नहीं है कि आपको है ना आपके ऊपर है ना एक्चुअल में आपके ऊपर बर्डन डाला जाए या फिर आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि आप चीजों को समझो और अपने आप से लिखो। मतलब कि आपको रट नहीं मारना है, मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप खुद से लिखने लायक हो जाओगे। चलो बहुत बढ़िया। तो फेकिंग के बाद में अपने पहले चैप्टर को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने देखने जा रहे हैं इंट्रो। इंट्रो मतलब कि इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है आपके बुक में इनफैक्ट गिवन होगा 105 और 106 नंबर की पेज को अपने आज कवर करेंगे। इस वीडियो में 105 एंड 106 पेज नंबर जो है उसे अपने कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप 105 नंबर खोल लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अपने इंट्रो के ऊपर ध्यान देते हैं। और इंट्रो वगैरह आपको रट नहीं मारना है भाई, सिंपली आपको जो पॉइंट बता दे रहा हूँ उतना ही पढ़ोगे ना, उससे ज्यादा कोई आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। आपको लिख के देता हूँ, शरत है ये, कोई एग्जाम में आपको इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो समझ लेते हैं अपने ये पॉइंट अपने को क्या बोलना चाहता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री अपने को पॉइंट क्या बोलना चाहता है। तो भारत जो है ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब सर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो डेमोक्रेटिक का एक्चुअल मतलब होता है, डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जहां पे जो एक्चुअल में उस कंट्री को रूल करने वाला है, जैसे कि यहाँ पे अपने कंट्री को रूल कौन कर रहा है, अपना प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। और ये प्राइम मिनिस्टर किसकी वजह से आए, ये प्राइम मिनिस्टर क्या खुद की वजह से उठ के आ गए, मतलब जो चाय वाले नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, मतलब जिसको मन किया वो बोलते रहे मैं एक्चुअल में इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं राजा हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को लाया किसने, लाया किसने, लाया किसने, लाया किसने, आप फटाक से बता दो, फटाक से बता दो, तुमने लाया। बिल्कुल सही आपने सोचा। प्राइम मिनिस्टर को लाने वाला यानी कि नरेंद्र मोदी को एक्चुअल में इलेक्ट करने वाला और उनको अपने है ना सौंपा हुआ है अपने इस भारत का जो भी गवर्निंग है, वो देखो गवर्निंग बॉडी है, अपने भारत को वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। और उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कौन, किसने चुना, किसने इलेक्ट किया, तो भाई अपने ने उन्हें चुना। किसने चुना, अपने लोगों ने उन्हें चुना। तो एक ऐसी कंट्री जहां पे लोग की मदद से आते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, एक ऐसा देश जहां पे लोगों की मदद से, लोगों की इलेक्शन की वजह से अगर कोई राजा बनता है या फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसे अपने बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो अपना भारत जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने मर्जी से नहीं आ जाती है। उनको कौन लाता है भाई, अपन लाते। कौन लाता है, अपन लाते। कौन लाता है, अपन लाते। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आई होप कि क्लियर हो गया, ठीक है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। भारत में सॉरी अपनी इस वर्ल्ड में भारत कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब कि राजा को कौन ला रहा है, अपने ला रहे, प्रजा ला रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बढ़िया। चलो अभी अपनी कंट्री के पास है ना, ठीक है, अपने कंट्री के पास इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन सर क्यों लाया गया, इसकी मतलब ये बुक की जरूरत ही क्या पड़ी। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है उसकी जरूरत क्या पड़ी। देखो भाई अपनी भारत आजाद तो हो गई थी, है ना। 1947 में एक्चुअल में वी गॉट इंडिपेंडेंस, है ना, अपने को क्या मिला, आज़ादी मिला। बट यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो आज़ादी अधूरी थी।
क्यों अधूरी थी पता है आपको? क्योंकि अपने पास कोई है ना रूल्स, अपनी कंट्री को रूल करने के लिए कुछ है ना अपने पास चीज ही नहीं था। जिसको मन चाह रहा था वो उसको आगे हेडशॉट मार के उड़ा दे रहा था, है ना। सवाल तो यही दिक्कत क्या पैदा हो रहा था, अपनी भारत तो आजाद हो गई थी पर रोड पे कोई भी चलता, रोड रोमियो किसी को भी उड़ा दे रहा था, किसी को भी लेके भाग जा रहा था। वहां पे आलिया भट्ट दिखी, उनको ऐसे उठा के लेके भाग चले गए। वहां पे जैकलीन दिखी, जैकलीन को उठा के लेके भाग गए। नोरा फतेही को उठा के लेके भाग गए। तो दिक्कत क्या हो रहा था, अपने पास आजादी तो मिल गई, अपने ने आजादी तो मिल गई थी, यहाँ तक ठीक ठीक जा रहा है। पर भैया ये आजादी कोई मतलब का ही नहीं था ना, क्योंकि आप आजादी से कोई घूम रहा है रोड पे, किसी ने भी किसी को आगे ठोक दिया, उड़ा दिया, हेडशॉट मार दिया तो लोचा हो जा रहा था। तो इसीलिए अपने को जरूरत पड़ी एक किताब की, बहुत बढ़िया एक किताब की जरूरत पड़ी, जिस किताब में क्या लिखी थी, रूल्स लिखी थी। और उसी रूल्स के हिसाब से सारे बंदों को चलना था, ठीक है। उसी रूल्स का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में एक्चुअल में अपने क्या लाया गया यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया। भाई चलो बहुत बढ़िया, आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया एंड द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया सुनते जाना। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है भाई, द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मेक और इज टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू इंडियन पीपल, है ना। इस कॉन्स्टिट्यूशन का भाई मतलब क्या है, क्यों बनाया गया था, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, यानी सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसलिए क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और इसका दूसरा भी रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कि भाई अपने इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अपने कंट्री का जो राजपाट है, राजपाट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट मतलब होता है राजपाट करना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, राजपाट होता है, राजपाट मतलब किसी देश को चलाना। तो एक्चुअल में इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया, टू एडमिनिस्ट्रेट अवर कंट्री, अपने कंट्री को क्या करने के लिए, चलाने के लिए क्या बनाया गया भाई, चलाने के लिए क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सिर्फ इतना ही आपको याद रखना। देखो पूरा आप है ना चीजों को जब आप पढ़ते हो, याद करते हो एग्जाम के लिए, तो डोंट जैसे ना मग इट अप, उसे रट्टा मत मारो भाई, रट्टा मत मारो, सिंपली है ना उसके बुलेट पॉइंट्स को याद रखो, यानी कि मेन पॉइंट्स को याद रखो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, तो भाई सिंपल सा रीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बिकॉज टू गिव द इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। अरे वाह सर मजा आ गया, क्यों बनाया गया था, टू गिव इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवर कंट्री, है ना, एक प्रॉपर राजपाट के लिए बनाया गया था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, होप करता हूँ आपको बहुत मजा आ रहा है भाई, जुड़े रहो लास्ट तक वीडियो को देखो, मतलब मजा आ जाएगा, उड़ा देंगे चैप्टर को। चलो अब क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट रिटन इन द वर्ल्ड ये देखो भाई, ये भाई ने क्या लिख दिया। अब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा रूल्स बनाए गए हैं। क्यों, क्योंकि पता था सरकार को पता था ये भारत है भाई, यहाँ के लोग ना बड़े वो हैं, ठीक है, बड़े कैसे हैं, ये एक रूल से नहीं समझते हैं, इनको हजारों रूल्स देना है। तो इसीलिए लोगों को देखते हुए, लोगों को नजर रखते हुए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियस बात है कि अपने पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और भारत के लोग ऐसे हैं ना, आप तो जानते हैं, मतलब एकदम जुगाड़ू टाइप लोग हैं, तो इनके लिए तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बनाना था। तो ऑब्वियसली इस बात को दिमाग में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पूरी दुनिया में लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का है। बहुत बढ़िया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन है। सर क्यों, बिकॉज वी हैव लार्ज पॉपुलेशन, ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एंड वी हैव डिफरेंट कम्युनिटीज। देखो इसका एक और बहुत बड़ा रीजन बनता है, देखो कोई भी चीज बनता है ना बिना रीजन के नहीं बनता है, सर तुमको रीजन बनाएगा, उसका कारण क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन का। तो सिंपल सा रीजन है भाई, अपने इंडिया में कई सारे रिलीजियंस हैं, एक ही रिलीजन नहीं है ना, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, तो इतने सारे रिलीजन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है सभी लोगों के लिए है ना रूल्स बनाने चाहिए, अपने को बनाने होते हैं। तो इसीलिए क्या, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द लॉन्गेस्ट रिटन। चलो बहुत बढ़िया, अब कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग देख लेते हैं। 2 मार्क में, 1 मार्क में 110% आपको पूछा जाएगा, मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आना चाहिए। ये एग्जाम में पूछते हैं, तुम्हारा भाई बोल रहा है एग्जाम में आएगा। चलो अब पूछते हैं आपको, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रो भाई लोग, सब लोग क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। चलो अब मीनिंग देख लेते हैं, इतना आसान मीनिंग है, आपको यही याद करवा दूंगा बिना रट्टा मारे। चलो क्या होता है, सिस्टमेटिक, है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिस्टमेटिक होगा, ऐसा नहीं है तुम्हारे जहां मंच का चाहे वहीं पे भी आपने ठूस के भर दिया रूल्स, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक रूल्स होना चाहिए। चलो अ सिस्टमेटिक कंपाइलेशन ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स, यहाँ पे क्या है भाई, सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होता है, रूल्स के कई सारे सेट्स होते हैं, बट यहाँ पे कंपाइलेशन लिखा है सर, ये क्या है, सिस्टमेटिक कंपाइलेशन। ये मतलब क्या है, कंपाइलेशन मतलब कि अलग अलग चीजों को लाके इकट्ठा करना, जोड़ना। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे ए है, बी है, सी है। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग आपको बता रहा हूँ भाई लोग। मान लो ए है, बी है, सी है, ये एक्चुअल में अलग अलग है, ये क्या है, यहाँ पे एक दूसरे से इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसको मैं साथ में अगर मिला दूं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया, इंडिविजुअलिटी को इसको मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे कंबाइन कर दिया, इसकी इंडिविजुअलिटी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और इसी को अपने बोलते हैं कंपाइलेशन। इसको आप है ना कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। बहुत बढ़िया सर, सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया। ये लो सर ने तुम्हारा
तुम्हारे सर तुमको ना एकदम सिंपल सा भाई बताएंगे, अ सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स। अरे वाह मजा आ गया, मतलब अ सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू रन द कंट्री, है ना। बहुत बढ़िया, देख रहे हो, टू रन द कंट्री, यानी कि कुछ रूल्स होंगे, सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स होंगे, और क्यों होंगे सर, क्यों होंगे, टू रन द कंट्री, अपने देश को चलाने के लिए, और उसी को अपने क्या बोलते हैं, इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। अरे वाह, अरे वाह, मतलब अब तो यार लाइक मार दो, अब तो, वरना लाइक नहीं मारे तो यहाँ बीच में वीडियो बंद कर दूंगा। अब तो लाइक मार ही देना है, अब आप लाइक मतलब बिना मारे नहीं चलेगा, अब लाइक मार दो। चलो माइक चल रहा है, और फटाफट यार दबा के लाइक करो, यार दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। अब तो मतलब अब मैं मतलब मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, क्योंकि अब अगर जिस बंदे ने नहीं सब्सक्राइब किया ना भाई, कसम से यार, मतलब लाइक नहीं किया ना, एटलीस्ट चलो सब्सक्राइब तो ठीक ठीक, बट यार लाइक अगर तुम नहीं कर सके ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा ये जो एफर्ट है ना भाई, वो वेस्ट, हाँ बिल्कुल, ये मेरा जो एफर्ट है वो मतलब वेस्ट हो गया पूरी तरह से, बिकॉज यार इतनी आसानी से, यार ये क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग अ सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन या कंपाइलेशन, अ सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है भाई, सेट ऑफ रूल्स का कॉम्बिनेशन। सर क्यों है, सर क्यों है, सर क्यों है, टू रन द कंट्री इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये लो भाई, इससे आसान कोई नहीं समझाना। चलो बहुत बढ़िया, ये तो अपने जान लिया कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, होता क्यों है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपको टेक्स्ट बुक साथ में खोल के रखना है तो 105 106 भी रखना, बस आप इसको एक बार यहाँ से समझ लो, जाके बुक को पढ़ के देखो यार, बहुत मजा आएगी आपने। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर आर्किटेक्ट मतलब क्या होता है सर, ये तुम ये सब ऐसे वर्ड लेके आते हो ना सर, दिमाग ही खराब कर डालते हो भाई। चलो आर्किटेक्ट मतलब क्या होता है भाई, आर्किटेक्ट मतलब क्या होता है सर, ये अगर आसान कर दो तो मजा आ जाए। आर्किटेक्ट मतलब होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब वो नहीं, बिल्डिंग मतलब वो घर वर नहीं भाई, बिल्डिंग मतलब होता है किसी चीज को बनाना। बिल्डिंग मतलब क्या, बिल्ड मतलब क्या होता है, बिल्ड, बिल्ड मतलब किसी चीज को बनाना। तो वैसे ही अपने क्या देखेंगे, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बिल्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, मतलब ऐसे ही नहीं है ना कि ऐसे जादुई छड़ी लाया और वो तुम्हारी रानी परी लाया है, कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए और ऐसे सामने आ गया, नो नहीं, इट्स नॉट अ मिरेकल भाई, इट्स अ हार्ड वर्क, इट्स अ हार्ड वर्क, है ना। किसका हार्ड वर्क है, इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ मैनी मेंबर्स दोज हु आर इन्वॉल्वड इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बहुत मेहनत किया है भाई लोगों ने, तो उनकी रिस्पेक्ट करो। चलो आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट मतलब होता है किसी चीज को बनाना, तो अपने क्या देख रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसके पीछे का पूरा हिस्ट्री क्या है, अपने इसको यहाँ पे देखते हैं, बहुत मजा आएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना, एक्चुअल में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, ब्रीफ आंसर्स में पूछा जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ, एक्सप्लेन द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया उसको एक्सप्लेन करिए। और यहाँ पे इतने सारे एमसीक्यूज है, ये पूरा का पूरा क्या पता है आपको, ऑब्जेक्टिव थी 1 मार्क 2 मार्क के, मैच द कॉलम हो गया, ट्रू और फॉल्स में, ये सब आता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप बीच में से छोड़ के चले गए तो आपको रात को बड़े ही गंदे गंदे सपने आएंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत ही बेकार बेकार सपने आने हैं रात में, तो इसलिए है ना, इसको देख लीजिए। अगर इसको छोड़ के गए बीच में से, मैं आपको बोलता हूँ बहुत घटिया सपने आएंगे तुमको। चलो, और अभी तुम्हारे सपने में आएंगे भीमराव अम्बेडकर, है ना, और तुमको इतना डराएंगे, हॉन्ट करेंगे ना भाई, कसम से, मतलब तुम्हारी ने क्या ही बताऊँ तुमको, हॉन्ट ऐसे हॉन्ट करेंगे ना तुमको, मतलब बता दूँ लास्ट में बताता हूँ, मेरे को याद दिलाना, अगर नहीं बताया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, सर आपने नहीं बताया, ऐसा हॉन्ट करेंगे ना तुमको, लास्ट में बताता हूँ, पहले इसको देख लो। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 389 मेंबर। सर ये क्या आप पढ़ा रहे हो सर, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक बंदा तो नहीं बना लेगा, कोई एक बंदा तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाता है भाई, नहीं 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 नहीं, उसके लिए कई सारे अलग अलग मेंबर्स चाहिए थे। क्या चाहिए थे, कई सारे लोग चाहिए ना, तो ही तो जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वरना कि तुमको क्या लगता है इतनी बड़ी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जन बनाएंगे, नहीं नहीं सर, एक जन कैसे बनाने हैं, तो बहुत सारे लोग चाहिए थे। तो कितने मेंबर्स आए थे, कितने लोग उसके अंदर एक्चुअल में जुड़े थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से फॉर्म करने के लिए, एकदम मतलब वहाँ पे सब सटीक चीज़ें लिखी होनी, एकदम है ना, प्रिसाइज चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो उसके लिए कितने लोग आए थे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 389 मेंबर्स, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 389 मेंबर्स थे, अब इतने सारे मेंबर्स हैं तो भाई एक ना एक तो वहाँ पे प्रेसिडेंट चाहिए ना, एक मेन वहाँ पे चीफ चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जो इस 389 मेंबर्स को क्या कर सके, वहाँ पे एक्चुअल में सही तरीके से गाइड कर सके, है ना। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने बहुत सारे मेंबर्स ला दिए, जैसे अपना भारत है फॉर एग्जांपल, तो उसको रूल करने के लिए पर्टिकुलर अपने बंदे को इलेक्ट किया है, एंड दैट बंदा इज द नरेंद्र मोदी। कौन नहीं जानता है बंदे को। चलो, तो सिमिलरली यहाँ पे 389 मेंबर्स थे, तो इसमें से एक है ना चीफ पर्सन बनाया गया, चीफ मेंबर बनाया गया, एंड द चीफ मेंबर नेम इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो बहुत बढ़िया, इस बंदे का नाम क्या है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक के लिए जो असेंबली बनाया गया था, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बुक को बनाने के लिए जो असेंबली बनाया गया था, दैट असेंबली
was known as a constituent assembly. उसी असेंबली को अपने बोलते थे constituent assembly, and in that assembly there were total 389 members. बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलो, और इस मेंबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने सारे लोग हैं तो कोई एक तो लीड करने वाला चाहिए ना। एंड और यहाँ पे ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे उसके एक्चुअल में प्रेसिडेंट थे। लीडर नहीं बोलना है, लीडर मतलब इतना थोड़ा सा तोंदू वर्ड हो जाता है, मजा नहीं आता ना। मतलब यार तुम ऐसे इतने अच्छे इंसान को बोल दोगे वो लीडर है, वो मतलब ऐसे इनका रूलर है, ऐसे नहीं बोला जाता है। इसको प्रेसिडेंट का नाम दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इतने सारे तो 389 मेंबर्स थे। अब ऐसा थोड़ी ना 389 मेंबर्स को बोलेंगे ये तो इसको कर, ये तो इसको कर, ये तो इसको कर, ये तो इसको कर, ऐसे नहीं मजा आता ना भाई। इस 389 मेंबर्स में से भी उसके ना 23 ग्रुप बना दिए गए। मतलब 389 मेंबर्स के लिए they had actually separated these 389 members into different groups। अलग अलग ग्रुप्स में है ना उनको बांट दिया गया। उनको क्या किया गया, अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। और जिस ग्रुप को आप क्या बोला गया, जिस ग्रुप को है ना कमेटी बोला गया। चलो बहुत बढ़िया। ये कमेटी क्या है, एक्चुअली में ग्रुप है किनका। देखो ये 389 मेंबर्स को है ना, जैसे कि अपने कैसे होता है, जैसे मान लो कि क्लास में है ना, जैसे 60 बच्चे होते हैं, क्लास में कितने बच्चे होते हैं कि 60 स्टूडेंट्स हैं। तो जब टीचर प्रोजेक्ट देती है ना, प्रोजेक्ट अगर मान लो प्रोजेक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव टाइप अगर होगा, मतलब अगर प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने, उसके बाद ही जाके प्रोजेक्ट आपका बन सकता है। तो एक्चुअली वो टीचर है ना डज, यहाँ पे टीचर क्या करती है भाई, उस 60 बच्चों में से ना 5-5 के ग्रुप में क्या कर देती है, जैसे कि 60 बच्चे के 12 ग्रुप बना देगी। अब लेट करो कि 10-10 का अगर ग्रुप बनाएंगे तो 6 ग्रुप बना देती है। 60 बच्चों के लिए 6 ग्रुप बन जाता है। तो सिमिलरली 389 मेंबर्स थे, क्योंकि काम सही से हो सके वहाँ पे लॉजिक उसको है ना, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो मिलके है ना एक्सेलेंसी से काम को कर सके, इसीलिए 389 मेंबर्स को एक्चुअल में क्या गया, ग्रुप में बांट दिया गया। और कितने ग्रुप में बांटा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 23 ग्रुप में उनको बांट दिया गया था, जिस ग्रुप को क्या बोला गया, कमेटी बोला गया। बहुत बढ़िया, 23 कमिटीज ऑफ डिफरेंट। अब ये 23 कमेटी बनाई जाएगी तो ऐसा नहीं होगा ना यहाँ पे सारे के सारे हिंदू आ जाएंगे या फिर सारे के सारे मुस्लिम आ जाएंगे, है ना। दैट विल बी ए काइंड ऑफ है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। अगर मतलब तुम यहाँ पे सब हिंदू को ला दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरे हिंदू मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे तो वो तो मुस्लिम के बारे तो भूल ही जाएंगे, है ना। वो तो मुस्लिम को कभी उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि मुस्लिम अपने इंडिया के हैं ही नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान नाम में ही रखा है हिंदू। तो यहाँ पे जब इसको अलग अलग ग्रुप में, अभी 389 जो मेंबर्स थे, इनफैक्ट 389 जो मेंबर्स थे जिनके है ना 23 ग्रुप बना गए, 23 कमिटीज बनाई गई। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने आपको याद दिला दिया। चलो, अब ये ग्रुप ऑब्वियस सी बात है ना, ये 389 जो मेंबर्स हैं वो एक ही है ना समाज के तो हो नहीं सकते, एक ही कम्युनिटी या फिर एक ही रिलीजन के हो नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, एक ही एरिया के हो नहीं सकते। सबको कैसा होना था यार, यहाँ पे सबको एक्चुअल में अलग अलग कम्युनिटीज से होना था, है ना। ऑब्वियस मतलब कोई पंजाबी हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, तो ही तो जाके एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा। अदरवाइज अगर सब मुस्लिम होंगे तो वो हिंदू के बारे में भूल जाएंगे, सब पंजाबी होंगे तो वो बोलेंगे राम भगवान होते नहीं है, वो बोलेंगे सिर्फ वाहिगुरु ही होते हैं, वाहिगुरु ही होते हैं। मुस्लिम को बिठा देंगे, वो बोलेंगे सिर्फ हमारे अल्लाह होते हैं, अल्लाह होते हैं, शंकर भगवान कौन है हमने जानते ही नहीं है, तुमने शंकर भगवान को पूजा ही नहीं करना है। पर इसीलिए ना यहाँ पे यही तो रीजन है कि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग एरिया से भी इनफैक्ट है ना लोगों को बुलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो जो 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स की 23 कमेटी बनाई गई, यानी 23 ग्रुप बनाए गए, जिसमें कि डिफरेंट अलग अलग क्या थे, लोग कम्युनिटी से थे, अलग अलग है ना कम्युनिटी से थे, और अलग अलग स्कॉलर्स भी उसके अंदर थे। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे स्कॉलर्स नहीं थे, बहुत कई सारे स्कॉलर्स को रखा गया था, अलग अलग समाज से, कम्युनिटी से लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, है ना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग थे इस 389 मेंबर्स के अंदर। अलग अलग जेंडर्स के भी थे, यानी सारे मेल नहीं थे, इनफैक्ट देयर वर लॉट्स ऑफ फीमेल एज वेल, बिकॉज है ना फीमेल नहीं होते, सब मेल ही होते, तो मेल लोग तो फीमेल के बारे में सोचते ही नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे देयर वर ऑल्सो द मेंबर्स दोज हुआ फीमेल्स, उनका जेंडर क्या था, फीमेल या मेल, फीमेल, कई सारे अलग अलग जेंडर्स के लोग थे, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से थे। मतलब कि सब यहाँ पे बीजेपी वाले ही नहीं थे, सब यहाँ पे कांग्रेस वाले नहीं थे, अलग अलग यहाँ पे जो मुस्लिम लीग की जो पार्टी हुआ करती थी उस समय की, तो उसके अंदर से भी कई सारे, मतलब अलग अलग हर जगह के, है ना, जो यहाँ पे रीजनल पार्टीज भी हुआ करती थी उस समय की, अलग अलग पार्टीज से भी लोग उसके अंदर क्या थे, 389 मेंबर्स में इन्वॉल्व थे, और अलग अलग एरिया से भी लोग इन्वॉल्व थे। अब सर कौन कौन था, कुछ नाम आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ भाई। आप सिंपली क्या करिए, 105 पेज नंबर को रिफर करिए, 105 नंबर को आप अपने रिफर करोगे ना, एसएस की टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 50, वहाँ पे आपको कई सारे नेम देखने को मिल जाएंगे। फीमेल में सरोजिनी नायडू थी, है ना, अलग अलग वो नाम है, तो आप उसको देख लेना। मैंने यहाँ पे नेम्स नहीं लिखे, वो आपको इजीली आपके टेक्स्ट बुक में 105 पेज नंबर पे आपको नेम्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि सारे 389 मेंबर्स का नेम नहीं बताया गया है, बट ऑब्वियसली बात है कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एक्चुअल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने ना, मतलब बोल सकते हैं कि अपने क्रिटिकल रोल प्ले किया था, उनके नेम वहाँ पे दिए गए हैं। चलो
अब किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है ना, हेड से भी ऊपर, मतलब कि जिन्होंने सब पूरा, देखो एक्चुअल में यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, इस बात को याद रखना, चेयरमैन कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज ए स्कॉलर एंड एक्चुअली ही, है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। एक्चुअली, है ना, ही ट्रैवल टू द डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में जाके इन्होंने क्या किया था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स जो है उसको लेके आए थे। मतलब कि अपने जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके लिए क्या किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही ट्रैवल टू द मैनी कंट्रीज, ही एक्सप्लोर्ड मैनी कंट्रीज एंड आफ्टर दैट he decided which rules to be settled in the constitution। उसके बाद ही डॉक्टर भीमराव ने, है ना, पूरा ये रूल्स लेके आए अपने इंडिया में। और जैसे इंडिया में रूल्स लेके आए, उन्होंने क्या किया, 389 मेंबर्स फॉर्म किया। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मतलब कि सबसे पहले तो इसके पीछे हाथ किसका था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सर तो आपने तीसरे पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि जो है ना ज्यादा करता है ना वो कभी बोलता नहीं है भाई, जो ज्यादा करता है ना, जो काटता है वो भौंकता नहीं है, जो भौंकता है वो काटता नहीं है। मतलब ये भाई का नाम मैंने नीचे लिखा, मतलब सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो नाम है मैंने सेकंड थोड़ा देर लिखा। सर रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने यार पूरा तैयार किया था, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग अलग कंट्रीज में जाके, है ना, वहाँ पे देख ताक के बराबर से कई अलग अलग कंट्रीज के सेट ऑफ रूल्स भी लेके आया और उसके साथ उसको क्या किया, भारत में आके मर्ज कर दिया। इसीलिए तो यहाँ पे है कंपाइलेशन, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ही वॉज एक्चुअल द चेयरमैन, यानी ये उनसे भी बड़े थे। ये प्रेसिडेंट है, इस बात को भूलना मत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। यहाँ पे देखो, अगर आपको आसान तरीका बताऊंगा, आपको रट्टा मरवा दूं, पी फॉर प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रसाद, चलो पी फॉर प्रेसिडेंट, पी फॉर प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद मीन्स प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया, देखो पी आर और पी आर नाम में ही रखा है। और यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ चेयरमैन, ये प्रेसिडेंट नहीं थे, ये क्या थे, चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जब एक्चुअल में उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जा रहा था तो उसके ड्राफ्ट जो बनाए गए थे, अलग अलग पेजेस थे, जो पेजेस, है ना, वो पेजेस को अलग अलग कंट्री से कौन लेके आए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए है ना ये ड्राफ्टिंग कमेटी के, है ना, इन्होंने तो उसको बराबर से ना एक सही तरीके से उसको उठाया था। एक्चुअली अरेंज बोलते हो ना आप, अरेंज इंग्लिश में, दे एक्चुअली अरेंज्ड ऑल दोस, है ना, लाइक ड्राफ्ट्स, सारे ड्राफ्ट को इन्होंने अरेंज किया था। बट हु फॉर्म्ड दैट ड्राफ्ट, उसके ड्राफ्ट की कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पे चेयरमैन कौन थे, उसमें भी कई सारे लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, बट चेयरमैन उसका मुख्य कौन था, मेन रोल कौन प्ले कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप इनके एक भी पोर्ट्रेट को देखोगे ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, इन्होंने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पकड़ी होती है। किसकी किताब पकड़ी होती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो होते हैं वो एक्चुअल में ना कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पकड़े होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब अपने आगे बढ़ते हैं। इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली मीटिंग। अब यहाँ पे कुछ आपको डेट्स वगैरह है याद रखना है। पहली मीटिंग कब हुई थी इसकी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी इसके ऊपर, वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। और कितना साल लगा था, देखो ये पहला मीटिंग था, उसके बाद कई सारे, है ना, कंसेक्यूटिवली कई सारे मीटिंग्स होते गए। तो टोटल, है ना, कितना समय लगा था इसके अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, सही तरीके से एकदम, मतलब पूरे तैयार होने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल 2 years 11 months and 18 days लगा था। और फाइनली ये कब जाके कंप्लीट हुआ, 26 नवंबर 1949, है ना, पास्ड ऑन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था, मतलब पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था, इसे पास कर दिया था। पर आप जानते हो रिपब्लिक डे कब आता है, आपको पता है, 26 जनवरी को आता है रिपब्लिक डे को। 15 अगस्त को है ना अपना इंडिपेंडेंट डे होता है, सॉरी इंडिपेंडेंस डे होता है। 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, मतलब कि अपनी आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को। और 26 जनवरी को अपने रिपब्लिक हो गए थे, यानी अपने दोबारा आज़ाद हुए थे। रिपब्लिक मतलब क्या, दोबारा आज़ाद हुए थे। कैसे, देखो यहाँ पे एनफोर्स 26 नवंबर 1949 को इसे बना दिया गया, और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 यानी कि 2 महीने बाद इसको है ना एक्चुअल में अपने भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मतलब कि बंद तो इतनी तारीख को ही गया था, 26 नवंबर से 26 दिसंबर, और दिसंबर के बाद आता है जनवरी, यानी कि एग्जैक्ट 2 महीने बाद इसको एनफोर्समेंट, यानी कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950, एग्जैक्ट 2 महीने बाद, है ना, 1949 से 50 यानी 2 महीने बाद। ठीक है, तो सर ऐसा क्यों, सर 2 महीने बाद इस दिन को क्यों नहीं गया, एक्चुअली इसके पीछे है ना एक हिस्टोरिकल डेट है, जिसकी वजह से है ना इसमें यहाँ पे 26 जनवरी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1930 में, आई थिंक 1930 या 1929 में मोतीलाल नेहरू ने शपथ लिया था कि अपने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, या फिर भारत को आजाद करेंगे, कुछ मतलब शपथ लिया था उन्होंने 1929 या 30 में मोतीलाल नेहरू जी ने
ऐसा एक है ना शपथ लिया था, ओथ लिया था कि भारत को अपना अपने आज़ाद करा के रहेंगे। और उसी के याद में है ना, और वो जो दिन था ना वो 26 जनवरी का दिन था, 26 जनवरी 1930। तो उसी के याद में है ना इसको 26 जनवरी में ही एक्चुअल में एनफोर्समेंट किया गया है ना। इसका जो एनफोर्समेंट है वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950। चलो 26, और पर यहाँ पे संविधान जो दिन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो इस दिन नहीं मनाया जाता है ना। ये तो मतलब मोतीलाल नेहरू के याद में एक्चुअल में इस डेट को यहाँ पे सेट किया गया था, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है वो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो सर हम लोग घर पे क्यों नहीं मनाते? मैंने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा कुछ मनाया जाता है। तो भाई इसको एक्चुअल में कोई घर घर पे नहीं मनाया जाता है। जो घर घर पे अपने मनाते हैं वो तो है ना 26 जैन को मनाते हैं, विच इज अ रिपब्लिक डे, है ना। इन एवरी स्कूल्स एंड ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जैन 1950, सॉरी 26 जैन ऑफ एवरी ईयर। बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें तो वो होता है 26 नवंबर को, जो कि कब मनाया जाता है, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, सवाल ये उठता है। तो वो यहाँ पे मनाया जाता है, आरबी एंड पीएच, है ना। आरबी मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति भवन। आरबी मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति, आपके बुक में लिखा है एसएस की पेज नंबर 106 पे होगा, आप चेक कर लेना। आरबी मतलब होता है राष्ट्रपति भवन, पीएच मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है पार्लियामेंट हाउस। तो ये जो है ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे जो 26 नवंबर को एक्चुअल में सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज ओनली सेलिब्रेटेड इन राष्ट्रपति भवन एंड पार्लियामेंट हाउस। और इस सेलिब्रेशन के अंदर क्या होता है? तो बेसिकली दे एक्चुअली लीट अप ऑल द लाइक they lit up the houses with their lights, है ना, and decorative other things। वो क्या करते हैं इस पूरे अपने जो पार्लियामेंट हाउस होता है एंड राष्ट्रपति भवन, उसको क्या करते हैं पूरी लाइट से उसको सजाते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। चलो होप करता हूँ मजा आया होगा आपको। पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है और पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर पार्ट 2 देखो तभी आएगा ना अगर आपका फुल सपोर्ट मिलेगा तो ही यार, मतलब इतना एफर्ट करने के बाद अगर सपोर्ट नहीं मिलता है ना बच्चों का, तो थोड़ा सा ना अपने अंदर से अपना सेल्फ स्टीम जो है, सेल्फ स्टीम या फिर बोलते हैं ना करेज जो है ना मेरा, वो कम हो जाता है। तो आई वांट योर सपोर्ट गाइस, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड इवन, है ना, अपने सारे दोस्तों को यू इन्फॉर्म ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स कि भाई सर ने वीडियो अपलोड किया है, सो गो एंड वॉच दैट राइट नाउ बिकॉज दैट वीडियो इज काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, सो होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।